26 नवंबर 2022 की सुबह सुबह का वक्त होता है जब कृषि मंडी के पास एक नाली में एक व्यक्ति पड़ा हुआ दिखाई देता है। प्रथम दृश्य में ऐसा ही लगता है जैसे कि इस व्यक्ति ने बहुत ही ज़्यादा शराब पी रखी है, शराब की वजह से ये नाली में पड़ा हुआ है। जब लोग बाग उसके नज़दीक जाकर देखते हैं, उसके पास उसको बदल कर घुमा कर देखा जाता है तो उसकी सांसें ही थमी होती हैं। अब एकदम से उनकी चीख निकल जाती है और तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर आ जाती है। मौके पर आकर डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसकी शनाख्त के लिए लोगों को बुलाया जाता है। जल्दी से उसकी शनाख्त नहीं हो पाती और जब उसकी शनाख्त होती है तो एक पुलिस वाला ही उसकी शनाख्त करता है और जब पूरा मामला लोगों के सामने भी आता है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला वहाँ पर दिखाई देता है। दोस्तों, उस लड़के के साथ में ऐसा क्या हुआ, किसने उसे मार कर गिरा था, पूरा मामला अगर आप भी जानेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के सुहागपुर थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहां पर 26 नवंबर 2022 को कृष्णा मंडी के पास नाली में एक डेड बॉडी मिलती है। जब पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, उसकी शनाख्त करने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी उसकी शनाख्त करने के लिए नहीं आता। फिर उसका फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया के जरिए आसपास के थानों में भेज दिया जाता है। से ही आसपास के थानों में उस फोटोग्राफ को भेजा जाता है। उस फोटोग्राफ को देखते ही रहटी पुलिस थाना क्षेत्र में तैनात एक पुलिस वाला राजेश विश्वकर्मा होता है, जो उस फोटो को देखता है। फोटो को देखते ही उसे पहचान जाता है कि ये तो पुनीत तिवारी है और तुरंत ही थाने में फ़ोन करता है और फ़ोन करके उनसे कहता है कि साहब, ये पुनीत तिवारी है, ये आंचलगढ़ गांव का रहने वाला है, इसके पिता का नाम ललन तिवारी है। पुलिस हरकत में आ जाती है और तुरंत ही आंचलगढ़ गांव का रुख करती है और वहां जाकर ललन तिवारी के पास पहुंच जाती है। ललन तिवारी से जब उसके बेटे के बारे में पूछा जाता है तो ललन तिवारी कहते हैं कि मेरा बेटा 25 नवंबर को शाम को घर से गया था, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटा है। अब पुलिस तुरंत ही उस ललन तिवारी को मोर्चरी गृह में ले जाती है और मोर्चरी गृह में जब ललन तिवारी अपने बेटे को देखता है, उसकी डेड बॉडी को देखते ही उसके आंसू आ जाते हैं। बहुत तेज़ी के साथ रोने लगता है और कहने लगता है कि साहब, ये तो मेरा बेटा है पुनीत तिवारी। एकदम से पुलिस भी हरकत में आ जाती है और पुलिस तुरंत ही उससे पूछती है कि तुम्हारे बेटे की किसी के साथ दुश्मनी थी या तुम्हारे बेटे को किसी ने मारा है, तुमको किसी के ऊपर शक है? तो तुरंत ही जो पिता होता है ललन तिवारी, वो कहता है कि साहब, सुहागपुर की ही एक लड़की है जिसका नाम अंजू है। 2021 में मेरा बेटा उसे भगाकर शादी कर लेता है। उसके पिता का नाम राजा राम गोस्वामी है और उसके 2 बेटे भी हैं और ये बीच वाली उसकी लड़की है। 2021 में भगाने के बाद जो राजा राम है, वो मेरे बेटे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। उसका पूरा परिवार मेरे बेटे को ख़त्म करना चाहता था, शायद उन्होंने ही मेरे बेटे को ख़त्म किया है। अब पुलिस एकदम से हरकत में आ जाती है और सुहागपुर में ही राजा राम के घर पर पहुंचा जाता है। जब राजा राम से पूछताछ की जाती है, उन्हें बताया जाता है कि पुनीत तिवारी का मर्डर हो चुका है। इस पर राजा राम कहने लगता है कि साहब, हमारी उसके साथ दुश्मनी तो ज़रूर थी, लेकिन हमने उसको नहीं मारा है, हमें नहीं पता उसको किसने मारा है। फिर पुलिस और लोगों से बातचीत करती है, उसके छोटे बेटे प्रदीप से पूछताछ करती है तो प्रदीप थोड़ी देर में ही टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। प्रदीप कहने लगता है कि साहब, आज से कुछ दिन पहले ही मेरे मौसी के लड़की की शादी होती है और उस मौसी की लड़की की शादी में मेरी बहन भी जाती है और इधर से जो पुनीत तिवारी होता है वो भी जाता है। इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। उसके बाद जो पुनीत तिवारी होता है मेरे साथ दोस्ती करता है और दोस्ती करने के बाद मेरे घर पर भी आ जाया करता है और मेरे साथ बातचीत किया करता है, लेकिन मुझे नहीं पता होता कि वो हमारे साथ ऐसा भी करने वाला है। कुछ दिन का समय बीतता है, हम अपनी बहन के लिए एक लड़का तलाश कर लेते हैं। जब हमारी बहन को इस सब के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही पुनीत को बता देती है और पुनीत उसे यहाँ से लेकर फरार हो जाता है और कोर्ट में जाकर वो लोग शादी कर लेते हैं। हमारे पूरे जहां में बदनामी हो जाती है। मैं उसी दिन
ठान लेता हूँ कि इससे मुझे बदला लेना है। उसके लिए मैं एक और लेडीज़ का सहारा लेता हूँ। वो लेडीज़ जिसका नाम होता है नूरजहां, उसकी उम्र होती है 22 साल, उसका तलाक हो जाता है और वो मेरे प्यार प्रसंग में आ जाती है। प्यार प्रसंग में आने के बाद मैं उससे कहता हूँ कि तुम्हें एक लड़के को फंसाना है। वो लड़का बहुत ही लड़कियों के चक्कर में बहुत जल्दी फंस जाता है, उस लड़के को फंसाना है। फिर वो लड़के को फंसाने के लिए तैयार हो जाती है। वो उस लड़के से मिलने के लिए कहती है और उससे कहती है कि तुम्हें सुहागपुर आना है। अब सुहागपुर का नाम सुनते ही एकदम से पुनीत होता है और वो कहता है कि मैं सुहागपुर नहीं आ सकता। लेकिन जब वो लड़की उससे मिलने के लिए फिर दोबारा से कहती है तो वो भी तैयार हो जाता है और 25 नवंबर की शाम को उससे मिलने के लिए आ जाता है। जैसे ही वो सुहागपुर में आता है तो उसकी मुलाकात पहले ही प्रदीप से हो जाती है। अब प्रदीप को देखकर वहाँ से वो भागने लगता है और भागकर बस स्टैंड पर पहुँच जाता है और बस स्टैंड पर जाकर वो आपके पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि तुम आई क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारा यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। फिर नूरजहां कहती है कि मैं घर से नहीं निकल सकती, फिर कभी दोबारा मैं तुमसे मिलूंगी। उसके बाद पुनीत का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है कि मैं अब शराब पीना चाहता हूँ। फिर अपने एक दोस्त राजू के पास फ़ोन करता है, राजू को वहीं पर बुला लेता है। राजू के साथ एक और दोस्त आ जाता है जिसका नाम लक्की होता है। फिर वो तीनों बैठकर शराब पीने लगते हैं और फिर तभी वहाँ पर प्रदीप आ जाता है और प्रदीप को देखते ही पुनीत वहाँ से भागने लगता है। फिर ये दोनों उसको पकड़ लेते हैं। राजू, लक्की और प्रदीप, ये तीनों मिलकर उसके ऊपर धारदार हथियार से बहुत ही तेज़ी के साथ वार करते हैं। वहीं पर इसकी मौत हो जाती है। फिर इसे खींचकर वहाँ से ले जाते हैं और ले जाकर नाली में जाकर फेंक देते हैं और वहाँ से ऐसे फरार हो जाते हैं जैसे कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुनती है तो पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। एक भाई बदला लेने के लिए इतना बड़ा क्रिमिनल भी हो सकता है, वो इतने शातिर तरीके से इतने बड़े क्राइम को अंजाम भी दे सकता है। दोस्तों, तुरंत ही पुलिस हरकत में आ जाती है और जो प्रदीप होता है और उसके दो दोस्त होते हैं राजू और लक्की, उन तीनों को गिरफ्त में ले लिया जाता है और गिरफ्त में लेकर उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर किसकी आपको ज़्यादा कमी लग रही है? यहाँ पर क्या प्रदीप ने जो किया सही था या गलत था, या जो पुनीत तिवारी ने किया था वो सही था या गलत था? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।